नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। सभी साथियों को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 से 7 दिन हो गए, शायद 7 दिन हो गए होंगे मैं लाइव नहीं आया, और रोज रोज लाइव आने का मुझे शौक भी नहीं है जब तक हम लोग खूब सारा काम नहीं कर ले और अच्छे से पूरी तरह से आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके नहीं आए तो फिर लाइव आने का कोई फायदा भी नहीं है साथियों। तो संघर्ष हमारा रोज की रोज जारी है, लगातार हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम लोग चैन से बैठे हों। हम लोगों को ये तो आता नहीं है कि रोज रोज बेमतलब के धरने करें और बस सरकार से उल्टा भी हो जाए और सरकार का पक्ष भी रखें। कुछ समझ ही नहीं आए, आज तक लोगों को यही नहीं पता रहता कि हम कर क्या रहे हैं और होगा क्या आगे, कुछ नहीं पता, कोई लेना देना नहीं रहता। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सत्यमेव जयते वाली बात जो हम लिखते हैं उसको पूरी तरह से सत्यार्थ करने के लिए आपके लिए जो लड़ाई जारी है उसमें हमें काफी सफलताएं भी मिल रही हैं। और हमेशा जब भी आया हूं तो एक खुशखबरी, दो खुशखबरी में मेडिकल विभाग की भर्तियों से संबंधित या अगली जो सूचना होती है उससे संबंधित लेकर आया हूं। तो साथियों, सबसे पहली तो शुभकामना मैं उन सभी साथियों को देना चाहता हूं जो 59 साथी सीसीएच कंप्लीट वाले हैं सीएचओ के, जिनको अभी ज्वाइनिंग मिलनी है। अभी 1-2 दिन की पेंडेंसी हो गई क्योंकि मैडम जो है छाबड़ा मैम, वो थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से जो वो डील कर रही है उसको पूरे मैटर को, तो अभी एनएचएम में जो विभाग में, तो वो मैडम थोड़े से बीमार होने की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से 2-3 दिन से पेंडेंसी आ गई थी। अब साथियों कल या परसों तक मैम आ जाएंगी और उसके अगले दिन तक लगभग ये 59 लोगों की सूची जारी हो जाएगी। सभी जगह से अप्रूवल फाइल होके आ गई है, सिर्फ एमडी साहब के साइन होंगे, लेकिन उससे पहले पूरा जो छोटा मोटा जो ऑर्डर आदेश वगैरह जो बनाएंगे वो मैम के पास ही चार्ज है, तो मैम ही करेंगी। तो साथियों, ये तो मैं आपको सबसे पहली सूचना दे देता हूं। दूसरी खुशखबरी आप सभी के लिए, जो पदस्थापन वाले मेरे साथी हैं सभी को पता है, कुछ लोग बधाई लेने भी आए कि पदस्थापन हो जाएगा। जिन्होंने पदस्थापन रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, कुछ फर्जी बेरोजगार नेताजी लोगों ने, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि बहुत कोशिश की उन लोगों ने कि ज्वाइनिंग ना हो। 128 लोगों की रेडियोग्राफर में ज्वाइनिंग ना हो और जो एलटी की जो अगली सूची थी उसमें ज्वाइनिंग ना हो, क्योंकि जो 128 लोग जो थे उसके बाद कुछ वंचित रह गए थे साथी, वो लोग उनको भ्रमित करने में लगे हुए थे और उनके साथ दौड़ भाग भी कर रहे थे, कह रहे थे कि भी रोकेंगे। साथियों, शुरू में मैं उनके साथ था, वंचित वाले सभी साथियों के साथ था और आज भी साथ हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जानबूझ के जो पदस्थापन का जो सिस्टम था, पदस्थापन के लिए फाइल के लिए भी कह रहे थे कि अभी पदस्थापन नहीं हो, तो पदस्थापन के लिए भी अपन ने उसमें करवा लिया है पूरा का पूरा काम। काफी लोगों ने मतलब पदस्थापन का काम रोकने का प्रयास किया, लेकिन रेडियोग्राफर भर्ती में पदस्थापन का और लैब टेक्नीशियन का भी जो 293 थे पहले, अब 292 के करीब साथियों का पदस्थापन अभी जल्द होगा और बहुत जल्द होगा, क्योंकि एक जने का कोई रिजेक्ट हुआ है अभी मामला, और उसमें रेडियोग्राफर से संबंधित तो था ही, लैब टेक्नीशियन में भी 145 लोगों की भी एक चयन सूची जल्दी जारी होगी। हम लोग उसी में लगे हुए हैं। मैंने आप लोगों के ट्वीट के माध्यम से भी आपको बता दिया था काफी समय पहले, हम लोग झूठी बातें नहीं करते। पदस्थापन की फाइल चले हुए 20 से 25 दिन हो गए थे, लेकिन साथियों कुछ लोग कह रहे हैं हमने आंदोलन किया उसके हिसाब से हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। आप सभी को दिख ही रहा है आंदोलन से क्या हुआ आज तक। कभी मैंने तो अभी तक कुछ होते हुए देखा नहीं है। जो बैठे हैं वो लोग अभी पहले 2018 रीट के कुछ गिने चुने लोग बैठे हैं, जो बेचारे उनका भी कोई काम नहीं हुआ, वो बीकानेर बैठे थे, यहाँ लाके बिठा लिया, वो उठ नहीं रहे तो वो भी नहीं उठ पा रहे। तो साथियों, तो नेताजी लोगों को भी उठने का मजबूरी हो गई, उठ नहीं सकते। तो साथियों, सबसे पहले रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती के लिए मैंने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर लंबा वो मामला आप लोगों को वेट भी करना पड़ता है, तो छोटी चीज रहती है तो जल्दी बता देनी चाहिए। तो लैब टेक्नीशियन की 292 की सूची और 655 लोगों की रेडियोग्राफर में, जिसमें पदस्थापन सूची है ये पूरी की पूरी। पदस्थापन भी पहले उसी वक्त करवा देता मैं, आज से 20-25 दिन पहले ही, लेकिन इसलिए रुपया एक बार की फाइल चलती रहेगी पदस्थापन की, तो वो चली रही थी, लेकिन पहले मतलब अस्थायी तौर पे एक बार ज्वाइनिंग हो जाए कैसे भी करके, तो ट्रेनिंग के आधार पे ही चाहे ज्वाइनिंग हो जाए, तो कैसे भी करके वो ज्वाइनिंग इसलिए दिलवाई कि उस भर्ती पे स्टे आने की संभावना थी, तो वो स्टे नहीं आ जाए इसलिए थोड़ा डर था। क्योंकि कुछ जो बाहर हुए थे अभ्यर्थी, जिन 4 विश्वविद्यालयों के और अदर जो हुए थे बाहर अभ्यर्थी, उन लोगों ने आरपीएमसी को एमपी पैरामेडिकल काउंसिल से एक लेटर भी भिजवा दिया था और कोर्ट में भी उन्होंने पिटीशन दायर कर दी थी और 61 लोग
लोगों की रिट परसों परले दिन तक जमा हो चुकी थी अधीनस्थ बोर्ड में। मैं आपको बता दूं तो हमें थोड़ा सा पहले भी काफी लोगों ने वो रिट पिटीशन दायर कर दी थी, उस समय 27-28 लोगों की हो गई थी। तो मैंने सोच लिया था कि पदस्थापन के चक्कर में बैठे रहेंगे तो ये ज्वाइनिंग से भी रह जाएंगे। तो साथियों वो तुरंत प्रभाव से, एक तो पैरामेडिकल के साथी जो नव चयनित है सारे के सारे, और एलटी के साथी जो नव चयनित है, लोगों ने तो आपकी भर्ती पूरी कर दी गई थी, अधिकारियों ने भी कर दी थी और सरकार ने भी पूरी कर दी थी, जो फर्जी बेरोजगार नेता लोग हैं उन्होंने भी कर दी थी। फिर भी मैंने लड़ाई लड़ी आप लोगों के लिए, फर्जियों को बाहर करवाया, इतना बड़ा महासंग्राम रहा। अभी तक भी फर्जी बाहर हो रहे हैं और अभी भी 45 फर्जी लैब टेक्नीशियन में से 35 के करीब लैब टेक्नीशियन में से बाहर हुए ही हैं, और 35 की लिस्ट तो आ ही गई थी, डाल दी गई थी, भवानी भाई ने भी डाल दी थी, भवानी कुमार भाई ने भी। और जो संघर्ष है भवानी भाई और जेडी भाई, इन सभी का ये भी मजबूत रहा कि सभी साथियों का ही मजबूत था पैरामेडिकल में। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक व्यक्ति विशेष का रहा, सभी लोगों का मजबूत था, लेकिन कुछ लोगों ने अधिकारियों को चिढ़ाने में भी कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आज कुछ लोगों को दुविधा का भी सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस मेडिकल विभाग को राजनीति की भेंट ना चढ़ाएं। हर भर्ती प्रॉपर तरीके से होती, शायद ये भर्ती 45 से 50-60 दिन के अंदर अंदर निपटती, लेकिन राजनीति का शिकार हुई, बहुत बड़ी राजनीति का शिकार हुई। ईसीजी के 12 साथियों का भी मैंने एक एक साथी को डायरेक्ट फोन पे बताया कि कब आपका क्या होगा, कितने तारीख को ज्वाइनिंग होगी। कुछ लोगों ने ये कहा था कि 12 का तभी होगा जब बाकी 2 का समाधान हो जाएगा, लेकिन हो गया सभी का। साथियों 50 के लिए भी पहले ये कहा गया था कि पहले इन 17 का समाधान होगा, 18 का, तो 50 को ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन 50 को ज्वाइनिंग करवा दी मैंने उसके बाद। तो साथियों जैसे जैसे लोगों ने चैलेंज किए, हमने उस चैलेंज को स्वीकारा और उसको करके दिखाया। साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें पैरामेडिकल वाले साथी, क्योंकि उनके लिए एक नई भर्ती भी हम निकलवा के ला रहे हैं। आप सभी को पता है साथियों, लगातार हमारा संघर्ष आप लोगों के लिए जारी है। पैरामेडिकल की नई भर्तियां बहुत जल्द आएंगी, और आज आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ लिया होगा, तो जो सारी भर्तियां उनके बारे में मैं अभी इस वीडियो में और बताऊंगा। तो आप लोग वेट जरूर करें लास्ट तक। पैरामेडिकल के हों, चाहे सीएचओ से संबंधित हो, चाहे नर्सिंग भर्ती से संबंधित हो, एएनएम भर्ती से, चाहे एमओ की भर्ती के सभी साथी लोग, दंत चिकित्सक के हो, दंत चिकित्सक वाले साथियों के बहुत फोन आए मेरे इन दिनों में, 2-4 दिनों में लगातार, कि भाई साहब हमारा भी कुछ करवाइए। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये सूचियां जारी हुई 12 तारीख को, 13 तारीख को ज्वाइनिंग सूची जारी हुई रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई धरने से हो गया, ये हो गया। तो साथियों आप सभी को पता है कि भाई 14 से धरने शुरू हुए थे, 13 को ही हमने ज्वाइनिंग दिला दी थी, और जो पदस्थापन की फाइल थी वो पिछले महीने के 20, आज से 25-30 दिन पहले ही चल गई थी, और ज्वाइनिंग की फाइल भी 25-30 दिन पहले ही चल गई थी, सभी को पता है। और शायद ज्वाइन हुए अभी कितने दिन हो गए आपको पता ही है। तो साथियों एक एक चीज की मैंने आपको सूचना दी, लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि पदस्थापन क्या होता है और एसओपी क्या होती है। मैंने कहा था संभागीय आधार पे ज्वाइनिंग दी जाएगी, एक बार के लिए अस्थायी तौर पे ट्रेनिंग के रूप में वो ज्वाइनिंग मिलेगी। पहले जब मैंने 507 की ज्वाइनिंग हुई थी तब भी बता दिया था, और जब भी मैंने फाइल चलवाई थी उस वक्त तब भी ज्वाइनिंग हुई थी। नहीं तो लोगों ने तो इस प्रकार के 50 धरने देते थे, कुछ नहीं हुआ। तो साथियों धरने भी देते हम, धरने नहीं देते हम डायरेक्ट अटैक करते हैं विभाग पे। और जिस दिन बैठते हैं, 7 दिन का समय दिया था, 8वें दिन, 7वें-8वें दिन हमारी सूची जारी हो गई पैरामेडिकल की। आपको पता है मुकुल शर्मा जी के चैम्बर के अंदर तक चले गए थे सभी लोग, और वहीं बैठ गए थे नीचे, और जोरदार धरना हुआ था। प्रशासन भी आया, चाहे कोई भी आया, लेकिन हमारा काम हो गया साथियों। हम आज तक हम बैठे हैं तो लेके ही उठे हैं, आप सभी को पता है, और हमारी जीती हुई है। सेकेंड साथियों आ जाओ सीएचओ पे एक बार, ये इसके बारे में और भी बहुत कुछ बता दूंगा अभी। साथियों सीएचओ में, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में सबसे मुख्य रूप से जो मुद्दा है, एक तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो सीएचओ की नई भर्ती आ रही है, उस सीएचओ की नई भर्ती के अंदर जो नियम संशोधन है, जो नियम संशोधन हो रहे हैं, तो साथियों आपसे निवेदन है कि आप जाग जाइए। बहुत बड़ा मामला हो सकता है, दिल्ली तक हमें जाना पड़ सकता है। आपसे निवेदन है, वो लोग जो भारत सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की कह रहे हैं, और भारत सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूरे स्टेट्स जितने भी हैं, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, चाहे अदर स्टेट्स हो, सभी में सीसीएच को, ओनली सीसीएच को एलिजिबल माना गया है, अदर्स को नहीं माना गया है। तो साथियों मैं ये नहीं कहता कि सीसीएच को एलिजिबल ना करें, लेकिन जो भाई काफी समय से परेशान है बेचारे, और जो पहले के बैचेस के हैं, क्या उन्होंने कोई गलती कर रखी है?
साथियों, सभी को समानता का अधिकार है इस देश में और सभी को मौका मिलना चाहिए सीएचओ के अंदर। और यही सेम एम्स के अंदर 80-20 का जो मामला है वो हमें अब पुरजोर तरीके से उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग नहीं मान रहे हैं। और मैं कह रहा हूं 80-20 के हिसाब से पूरे इंडिया के अंदर सारी भर्तियां होंगी तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है, काफी केसेस भी कोर्ट में लगा रखे हैं, लेकिन वो तो फैसले जब आएंगे तब आएंगे। उससे पहले ही हमें कुछ बड़ा करना होगा और आप लोगों को एकजुट होना होगा। तो मेरे जितने सीएचओ चयनित साथी हैं, मैं उनसे एक मदद मांगना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इस 80-20 और सीएचओ के जो रूल्स है उसमें हमारा साथ दें, अन्यथा ये भर्तियां इसी तरह से प्रॉब्लम में आ जाएंगी। और पूरे इंडिया लेवल पे देख लीजिए, अभी नॉरसेट ही सफदरजंग और अदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी भर्तियां कराने की तैयारी कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो 100% 80-20 ही नियम लागू होगा सभी भर्तियों में, और फिर धीरे धीरे सभी राज्यों में भी यही नियम लागू हो जाएगा। तो मेरे जितने फ्रेशर साथी लोग हैं जो अभी पास आउट हुए हैं, वो साथी लोग साथ दें, नहीं तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये लड़ाई को हमने पुरजोर तरीके से पहले भी लड़ा था और जोरदार हर मंत्री, एमएलए, सांसद सभी से मैंने लेटर लिखवाए थे, सब लोग अपन सभी ने लिखवाए थे, सभी राज्यों में सभी सांसदों को, कुछ एक सांसदों को हमने लेटर दिए, केंद्रीय मंत्रियों को हमने लेटर दिए, यहां तक कि संसद के जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जो बिड़ला जी हैं, ओम बिड़ला जी, उनसे भी मिले, मनसुख मांडविया जी से भी एक बार मिल चुके हैं, 2 बार मिल चुके हैं। 15 मेडिकल कॉलेजेस के मामले भी मैं मिला था, आपको पता है थोड़े दिन पहले, क्योंकि 15 मेडिकल कॉलेजेस में से उद्घाटन था 5-6 मेडिकल कॉलेज का। तो उस वक्त हम लोग चाहते थे कि मेडिकल कॉलेजेस में उद्घाटन तो आप लोग कर देते हैं, लेकिन पुराने ही स्टाफ को उसमें इधर से उधर करके ट्रांसफर करके आप लोग काम चला लेते हैं, संविदा पे स्टाफ लेके काम चला लेते हैं, डेपुटेशन पे स्टाफ लेके काम चला लेते हैं। तो उन रिक्त पदों को भरने के लिए अपन ने एक जो पहल की थी उसी का नतीजा है कि अब ये जो नई भर्तियां हैं वो आ रही हैं साथियों। तो नई भर्तियों के बारे में और 15 मेडिकल कॉलेजों के बारे में मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि नई भर्तियां लाने के लिए 80-20 प्लस सीएचओ के जो मुद्दे हैं, इनको जो मुद्दा है उसको सॉल्व करने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली कूच तक हमें करना पड़ेगा, हमें केंद्रीय मंत्रालय का भी घेराव करना पड़ेगा, राजस्थान का भी घेराव करना पड़ेगा साथियों। तो आपसे निवेदन है आप लोग साथ बनाए रखें। तो सबसे बड़ी बात, सेकंड नंबर सीएचओ की, सबसे पहले मैं आपको सूचना दे देता हूं सारी की सारी जो हमारी अहम बैठकें हुई। 22 तारीख को हमारी बैठक हुई, आप लोगों को पता है, हमारी नहीं विभाग की बैठक हुई थी, हम लोग भी उसमें हिस्सा रहे, बकायदा आज भी मीटिंग हुई, आज 2 बजे भी एक मीटिंग थी, उसमें आरयूएचएस के रजिस्ट्रार साहब को भी बुलाया गया था, अदर जो सीएचओ से ट्रेनिंग से जुड़े हुए लोग उनको भी बुलाया गया था, प्लस ऐसे लोगों को भी जैसे अब सेक्रेटरी साहब से लेकर उच्च अधिकारी जितने भी थे उन लोगों ने भी उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज की और काफी चीजों के डिसीजन उसमें हुए भी हैं और होने भी हैं। अभी वापस मीटिंग रखी गई है, रेगुलर मीटिंग्स चल रही है, क्योंकि उसमें चर्चाएं हो रही है कि किस इश्यू पे क्या काम होना चाहिए। तो सबसे पहले सीएचओ की वेटिंग का मैं बता दूं साथियों, वेटिंग वाले साथी कहते रहते हैं वेटिंग का मुद्दा नहीं उठ रहा, वेटिंग का मुद्दा नहीं उठ रहा। साथियों, वेटिंग का मुद्दा मैंने अब भी लगातार उठाया है, लगभग 1 महीना हो गया मैंने लगातार इस मुद्दे को उठा रखा है, और ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने वेटिंग वाले साथियों के लिए वहां पे चर्चा नहीं की। आजकल मेरा एनएचएम जाने में सबसे पहला ही स्वास्थ्य विभाग जाता हूं तो सबसे पहला मेरा काम एनएचएम वेटिंग का ही रहता है और उसी से रिलेटेड मैं काम करता हूं। और साथियों, जो जो काम किया है रेगुलर उसका नतीजा भी आपको देखने को मिला और सारे काम भी हुए। तो साथियों, हम लोग झूठी फूफा नहीं करते और हमारे में दम है और पूरी सरकारें हमारी बातें सुनती है, हमारी इतनी हिम्मत है, सरकार ने देख रखा है कि हमारे पास कितना सिस्टम है कितना नहीं है। हम लोग ऐसे चुटपुटिए धरने हर दूसरे दिन जब 50 लोग दुनिया लेके बैठती है, 20-30 लोग लेके बैठती है, इतने तो मैं अकेले सचिवालय में लेके घूमता हूं अपने साथ के अंदर, जहां एंट्री नहीं है कितने भी लोगों की, वहां भी अंदर कोई मिलता है तो 40-50 लोग तो हमारे एक ग्रुप का पूरा सिस्टम तैयार रहता है सचिवालय के अंदर भी। स्वास्थ्य भवन में 100-150 तो पक्के रहते हैं। सब जो लोग मुझसे मिलके गए वो देख के भी गए हैं। हमेशा का नियम है, मैं चाहे जब ऐसे प्रदर्शन रोज कर सकता हूं, इच्छा हो जब कर सकते हैं हम लोग, लेकिन साथियों हमें दिखावा नहीं करना, हमें काम करना है, अधिकारियों से काम करवाने हैं, मंत्रियों से काम कराने। लेकिन कुछ लोगों की ये भ्रम रहता है कि सीएमओ से भी काम होते होंगे, तो सीएमओ से काम नहीं होते, सिर्फ जवाब मांगा जाता है। साथियों, काम तो विभाग ही करेगा और विभाग में हमारी पकड़ कितनी मजबूत है ये आप सभी को पता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं, अब तक हमारी बैठकों का, आज तक की बैठकों का फिक्स ही बैठक होती है हमारी और उनमें नतीजा निकल के आता है। आज से 20-25 दिन पहले, 1 महीने पहले सीएमओ में हमारी एक बैठक हुई थी। उस सीएमओ की बैठक में
हमारी लगभग 9 मांगे थी, 8 से 9 मांगे, जिन पे पुरजोर तरीके से विचार विमर्श भी हुआ था। सिर्फ उनमें जवाब ही मांगा गया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जवाब मांगते अधिकारियों कि इस भर्ती में क्या हो रहा है, इस भर्ती में क्या हो रहा है, वो इतना सा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अधिकारियों पे। वो लोग एक ही बात बोलते हैं, अगर उनको रोकनी होती है तो सीधी बात बोलते हैं वो लोग, कोर्ट में मामला पेंडिंग है, और वही मामला खत्म हो जाता है उस भर्ती का। तो साथियों, आप लोग सिर्फ विश्वास करना सीखिए, आप लोग अपने इन अधिकारियों पे विश्वास करना सीखिए, यहाँ पे मंत्रिमंडल जो है उनके स्तर पे काम करवाना सीखिए, तभी काम होंगे। ये लगता हो किसी को कि सीएमओ के आधार पे हो जाएंगे या किसी और आधार पे हो जाएंगे, तो ये आपके दिमाग का भ्रम है। क्या भर्तियां कराने के लिए सीएमओ थोड़ा ना बैठा है, सीएमओ के पास 1 लाख काम है, पूरे राजस्थान में पता नहीं कितने काम है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, भर्तियों से संबंधित भी सारी चीजें बता देता हूं, और सारी चीज सीएचओ से संबंधित भी बता देता हूं पूरी एक बार। उसके बाद अन्य भर्तियां भी हैं, सारी की सारी उनसे संबंधित भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, सीएचओ में हमारे हर्ष तिवारी भाई और प्रवीण लक्ष्यकार भाई, और जो अदर साथी लोग हैं, कमल मीणा भाई, सभी लोग लगातार एक्टिव चल रहे हैं। तो वो लोग भी आते रहते हैं लगातार, रोज स्वास्थ्य भवन आते हैं। और साथी लोग जो खास करके वेटिंग के लिए, तो धर्मू भाई भी है और प्रवीण भाई भी है, ये लोग लगातार हमारे टच में भी हैं। तो साथियों, इन सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, एक राजेश मीणा भाई भी हैं, कि भाई आप लोगों के वेटिंग के लिए आप लोग जो संघर्ष कर रहे हो वो काबिल तारीफ है, और बहुत जल्द वेटिंग भी जारी होगी, ये मैं आपको कह देता हूं। वेटिंग का मैं आपको क्लियर कर देता हूं साथियों। एब्सेंट जो रह गए थे उनकी 200 के करीब लिस्ट तैयार हो चुकी है। 200 कौन से एब्सेंट रह गए थे? जो साथी लोग 200 ऐसे थे जिन्होंने 4 महीने ड्यूटी भी दे दी, उसके बावजूद उनको एब्सेंट शो कर दिया गया था। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स सीएमएचओ ऑफिस से तैयार होके आ गए हैं, जमा भी हो गए हैं। उन 200 लोगों के लिए जो ब्रिज कोर्स की कॉलेजेस थी, वो जो है मतलब 3 कॉलेजेस तो अभी तैयार हो चुकी है, शायद 4 कॉलेजें उनको अलॉट होंगी। 4 नई कॉलेजेस में नए बैच बनाए जा रहे हैं, क्योंकि नया बैच उनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड है घंटों के हिसाब से, वो जितने घंटों का जो ट्रेनिंग होगी, तो वो टाइम पीरियड उनको पूरा करना रहता है। और जबकि बाकी कॉलेजेस में सभी में ब्रिज कोर्स का शुरू हो चुका है सिस्टम। और आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे ब्रिज कोर्स का कोई कॉलेज में चालू भी नहीं करवाया हो, कुछ भी नहीं करवाया। 20 तारीख से आप लोगों का ब्रिज कोर्स चालू हो चुका है सभी कॉलेजेस में, चाहे आप लोगों की क्लास लगे नहीं लगे मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे शो कर दिया गया पूरी तरह से, और क्लास लग भी रहे हैं जहां तक है सभी जगह पे। साथियों, आज ब्रिज कोर्स वाले कुछ भाई लोग भी आए थे धनवंतरी कॉलेज से, भरत गुजर वगैरह भाई लोग, और जो काफी एक्टिव भी है, उन सभी साथियों ने मुझसे आज मुलाकात भी की थी। और हम लोगों ने वहां पे आज स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से वीडियो भी आ गया होगा आपके पास अब तक, तो वहां पे हम लोगों की मुलाकात भी, रजिस्ट्रार साहब ने साफ कह दिया कि हमारे उस पास जो भी ऊपर से आदेश आते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली 10,000 का जो इशू था हमने वहां भी रखा था। इंग्लिश हिंदी पेपर का हमने मामला रखा था, तो इंग्लिश हिंदी पेपर में लगभग तय सा है कि भाई दोनों ही भाषाओं में हम करवाने में सक्षम हो जाएंगे। और एक जो ये मैटर है लिख के तो वहां से भेज ही दिया था, आरयूएचएस से हमने भिजवाई दिया था कि भाई इंग्लिश हिंदी दोनों में करवाई जाए। आरयूएचएस भी से भी हमने कन्विंस कर लिया था रजिस्ट्रार साहब को भी और एग्जाम कंट्रोलर साहब को भी, तो इन्होंने एनएचएम वालों ने कह दिया है ठीक है, हम दोनों में हम लोग लगभग तय सा हो गया है। फिर भी हम एक बार इनको जगाने के लिए स्पेशल तौर पे एक बड़ी रैली आंदोलन रखेंगे। तो साथियों, ये काम उसमें हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, एक भी काम आपका शेष नहीं रहने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और अभी यूनियन भी कोई 1-2 लोग चिल्ला रहे थे पहले, तो उनको भी मैं बताना चाहता हूं साथियों, आपकी यूनियन भी बना दी है, बहुत जल्द आप लोगों की उस पर नियुक्तियां भी होंगी, लेकिन सबके रिज्यूम लिए जाएंगे हर एक जिले से, और सभी आप लोगों की एक कमेटी तैयार करी जाएगी, और वो कमेटी ही डिसाइड करेगी कि आप लोगों का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, उपाध्यक्ष महासचिव कौन होने चाहिए, किस हिसाब से आपके चुनाव कराने, क्या कराने, जैसे भी हो, लेकिन बहुत सॉलिड तरीके का यूनियन बनना चाहिए कि पूरा राजस्थान इस यूनियन के लिए ये कहे कि भाई वास्तव में इंडिया का सबसे टॉप यूनियन यही बना है। और ऐसा यूनियन हम लोग बनाना चाहते हैं साथियों, ऐसे नहीं कि बैठ के बेमतलब की बातें कर रहे हैं। साथियों, सभी जगह पे राउंड अप चल रहा है, आप टेंशन मत लो, सब कुछ है मजबूत, इतना मजबूत हमें बनाना है कि आप लोगों की कोई भी मांग हो, आप में से 10 लोग भी वहां जाके खड़े हो तो आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। नहीं तो आज देख लो ये हालात है कि आप लोगों में से वार्ता तक के लिए जाने के लिए हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि यूनियन बन जाएगी, उसके बाद भी जो पहले वाले जो यूनियंस बने हुए हैं उनसे भी पूछ लो, वो भी वार्ता करने के लिए हिचकिचाते हैं अंदर जाने से, क्योंकि एमडी साहब सीधे उनके नाम और
पोस्टिंग का स्थान पूछते हैं या ब्रिज कोर्स कहां से कर रहे हो वो पूछते हैं, यहां तक कि रेस्टिकेट करने तक की सीधी कह देते हैं। तो साथियों, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग यूनियन बनाने के बाद वार्ता में भी जाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे और सभी तरीके से आप लोगों को हम मजबूत करेंगे, आप टेंशन मत लो। और सभी जगह पे जिलों से हम लोग देख रहे हैं कि कौन कितना एक्टिव है कितना नहीं है। जो एक्टिव होके दिखाएगा वो अपने आप में आगे आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथियों, आप लोगों को ही ये सिस्टम संभालना है सभी को। मैं आपका साथ दे सकता हूं, सपोर्ट कर सकता हूं, हमेशा के लिए हमेशा सपोर्ट करूंगा, हर मुद्दे में आगे रहूंगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों की यूनिटी के लिए और सारे सिस्टम के लिए हर एक कदम भी उठाएंगे ताकि आप लोगों को कोई बांटने का प्रयास नहीं करे, कुछ और नहीं करे। तो साथियों, जो साथी लोग हैं जिसमें प्रमुख मामले हैं, जिसमें 10,000 का इशू है, उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो हमारी पहले ही यस हो गई थी उस मीटिंग के अंदर, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो मामला था वो अभी तक भी थोड़ा सा अटका पड़ा है, उसी के लिए मीटिंग्स हो रही है लगातार। तो साथियों, प्राइवेट कॉलेजेस में भी ये नियम हमने क्लियर तो करवा लिया है कि जो अब जिन लोगों को हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है तो उन लोगों को तो कम से कम खुद देंगे ही देंगे ये पैसे, ये तो तय हो चुका है। लेकिन जो लोग जैसे हॉस्टल की व्यवस्था करवा देते हैं और फिर भी स्टूडेंट से यूं कहते हैं 10,000 रुपए के हिसाब से खुद ही सुविधाएं उपलब्ध करा रही है कॉलेजेस, तो उन लोगों को ये कह रहे हैं कि ये लोग की भी उन लोगों की कॉलेजेस को देने का संभावना चल रही है। तो साथियों, वो भी हम रोके बैठे हैं। बहुत जल्द कोशिश यही है कि हर एक अभ्यर्थी को सीएचओ चयनित जो है हमारा साथी, उसी को पैसे मिले और वो पैसे उसको मिले और उसके अकॉर्डिंग ही खर्चा हो। क्योंकि मैंने आज स्पेशल तौर पे उसमें कारण बताए उनको, 5 कारण कि भाई फर्स्ट कारण तो ये कि भाई जो जितने भी अभ्यर्थी है जो सीएचओ का भी कोर्स कर रहे हैं उनका फर्स्ट तो ये कि भाई जब होम टाउन ही दे दिया, जो नजदीक कॉलेज है घर के, तो वो हॉस्टल में क्यों रहेंगे। दूसरा मैंने ये कहा कि भाई जब आप लोगों ने मतलब कॉलेजेस को देना है, मान लो, तो आप क्या कॉलेजेस को लाभ पहुंचाना चाहते हो क्या। मैंने कई सवाल उनसे कहा कि भाई आप प्राइवेट कॉलेजेस को ऐसा क्या, आपका क्या लाभ जुड़ा हुआ है कॉलेजेस से कि आप कॉलेजेस को पैसे देना चाहते हो, आप खुद अभ्यर्थी को क्यों नहीं देना चाहते। उनका ये कहना था कि कॉलेजेस को फिर तो कुछ मिला ही नहीं, मान लीजिए, तो कॉलेजेस हमारा ब्रिज कोर्स क्यों करवाएंगी, ये भी एक उन्होंने तर्क रखा। तो साथियों, हमने कह दिया कि भी सभी समाधान करने भी जरूरी है सब तरीके से। तो जैसे भी है, क्योंकि 3 महीने का कोर्स चलेगा, 3 महीने में आपका क्या बिगड़ रहा है, अभी 10-10 हजार के हिसाब से कुछ बीच का रास्ता निकाल लो कैसे भी करके। लेकिन सभी अभ्यर्थियों तक, मतलब जो अभ्यर्थी नहीं लेना चाहता तो उसको कम से कम इसमें रिलायबिलिटी देते हुए और कैसे भी करके उसका समाधान हो। तो इस पे आगे चल के हमारे हर तरीके से पॉजिटिव हमने चीजें रखी हैं और सारी चीजें हमने मजबूती से रखी है साथियों। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर एक साथी तक पहुंच सके। उसके बाद साथियों, मुख्य रूप से जो वेटिंग का जो चल रहा था, 1.5 के करीब लोग जुड़े हुए हैं मेरे से साथियों। तो 1.5 यानी 1500 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मैं सभी साथियों के लिए लगातार लड़ता रहता हूं, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं साथियों। आप सभी साथी लोग इसी तरह से साथ देते रहेंगे तो शायद मैं बहुत कुछ बदल पाऊंगा। नहीं तो ये प्रोफेशन में राजनीति घुसेड़ने के बहुत प्रयास हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जबरदस्ती घुसेड़ने के प्रयास होते हैं। कई कर्मचारी संघ वाले भी नेतागिरी करते हैं, सभी लोग हर तरीके से कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि साथ बनाए रखें। उससे अगला जो सबसे मेन मुद्दा वेटिंग का साथियों, वेटिंग का मैं पूरा बताना भूल गया था। वेटिंग में साथियों, जो एब्सेंट 200 लोग थे उनका जो था, उनको कॉलेजेस अलॉट होंगी, 2-3 दिन के अंदर अंदर अलॉट हो जाएंगी। जो एब्सेंट रह गए थे 200 लोग, ऐसे वाले एब्सेंट लोग जिन्होंने 4 महीने ड्यूटियां दी और फिर वो कंप्लीटली कर भी चुके हैं 4 महीने की ट्रेनिंग, और उसके बावजूद उनको एब्सेंट भेज दिया गया था, उन सभी को 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगी और जल्द से जल्द उनका नए सिरे से बैच शुरू होगा और कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही उनका एग्जाम होगा, सारा काम होगा, बस स्पीडली उनका कोर्स करवाया जाएगा। तो साथियों, ये हो गया ऐसा वाला सिस्टम। दूसरी चीज अब बता दूं मैं, एब्सेंट सूची वेटिंग के लिए जो एब्सेंट सूची है वो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये 200 का अब कंप्लीट हुआ है। तो अब एब्सेंट सूची क्लियर तरीके से एग्जैक्टली आ जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। और आते ही कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में ही वेटिंग डलवा दूं। मेरा प्रयास है कि दीपावली से पहले पहले वेटिंग डलवाऊं, लेकिन दीपावली के 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं साथियों। मैं श्योरिटी इस चीज की नहीं दे सकता क्योंकि वेटिंग का मामला है। राजस्थान में आज तक किसी भी भर्ती की इतनी स्पीडली वेटिंग नहीं आई होगी, इतनी जल्दी मैं वेटिंग कराने का प्रयास कर रहा हूं। 4 महीने अगर बीच में अगर ये ज्वाइनिंग वो वहां तीसरी जगह नहीं देते तो शायद अब तक मेरे हिसाब से वेटिंग तो क्या सब कुछ ही करवा चुका होता साथियों, नई भर्ती ही चालू हो चुकी होती। तो साथियों,
आप सभी से निवेदन है कि साथ बनाए रखेंगे तो सारे काम होंगे। वेटिंग वाले साथियों के लिए मैं सबसे ज्यादा सजग हूं फिलहाल, और वेटिंग वाले साथियों को ये कहना चाहता हूं, हर स्टेप बाय स्टेप मैंने हर काम करवाया है, आपका भी काम हर तरीके से होगा, 100% होगा। और ये वेटिंग की जो स्थिति है वो भी आप लोगों के सामने क्लियर हो ही जाएगी। 300, 350, 400 के करीब मैंने बताई थी पहले भी आपको, और आज भी बता रहा हूं, इसी के आसपास आएगी। 400 से 10-20 ऊपर भी निकल जाए, 300, 350 के आसपास भी रह जाए, ये एग्जैक्ट डाटा तो अभी निकल के आ जाएगा। वो एग्जैक्ट डाटा तभी बताऊंगा जब तक सभी ब्रिज कोर्स कर रहे कॉलेजेस से और सभी जगह से डाटा का मिलान नहीं हो जाता और डाटा एग्जैक्टली फ्रीज नहीं हो जाता। एग्जैक्ट डाटा डालना पड़ता है साथियों, इसलिए इतनी टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना देर लगती भी नहीं। हमारा प्रेशर बहुत जबरदस्त है विभाग पे, और 100% बहुत जल्द वेटिंग आने वाली है। आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। और जो एम्स के साथी लोग थे जिनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, उनका भी मैंने मुद्दा उठाया था। उस दिन वो लोग मुझे गेट पे मिले थे, स्वास्थ्य भवन पे सिर्फ 3 ही लोग मिले थे, उसके बावजूद मैंने उनका मुद्दा उठाया। और एम्स वाले साथियों के जो डॉक्यूमेंट्स वो नहीं दे रहे थे, मैंने तुरंत दिलवाए भी, और उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, कोई बॉन्ड पेपर में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों उनके अभी सभी के डॉक्यूमेंट्स अपन ने दिलवाए भी हैं, और सभी के कुछ की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, और औरों की भी लिस्ट अभी जारी हो जाएगी साथियों। इसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफर का एक इश्यू चल रहा था साथियों। म्यूचुअल ट्रांसफर की मैं बता दूं, अभी बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, तो उसमें म्यूचुअल ट्रांसफर का बहुत ढीले तरीके से मुद्दा रखा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सोल्व हो पाएगा ढंग से, क्योंकि एक आध लिस्ट आ सकती है, 1-2 लिस्टें, लेकिन ऐसे वाले जिसमें कारण मजबूत लिखे गए हैं उन लोगों के म्यूचुअल ट्रांसफर, प्लस दूसरे ऐसे जो म्यूचुअल ट्रांसफर है जिनमें कॉलेजेस का गैप थोड़ा नजदीक है, तो साथियों उनके दिक्कत आ सकती है। बाकी जो ज्यादा दूर वाले हैं उनका संभावना है कि जल्दी उनके लिए लिस्ट जारी हो। लेकिन वो यूं कह रहे हैं, कुछ तो मेरे को फोन करके कह रहे हैं, सर अब तो हमने रूम ले लिया तो हमें दिक्कत, अभी म्यूचुअल ट्रांसफर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन 10,000 वाले इश्यू पे हम लोगों को काम करना है, ऐसा उन्होंने कहा है। खैर, लेकिन फिर भी म्यूचुअल ट्रांसफर का हम प्रयास कर रहे हैं कि वो भी हो जाए, क्योंकि जब कॉलेजेस इनको मांगनी चाहिए थी चॉइस की, मैंने एक ही मांग रखी थी कि भी चॉइस आपको कॉलेजेस की चॉइस मांगनी चाहिए थी, तो कॉलेजेस की चॉइस नहीं मांगी, तो कम से कम इनके म्यूचुअल ट्रांसफर तो बनते हैं। सिद्धार्थ सर से हमारी यस भी हुई थी, सारी चीजें यस हो गई थी, लेकिन अचानक से सिद्धार्थ महाजन जी के जाने से सारा उल्ट हो गया। नहीं तो अब तक कब के म्यूचुअल ट्रांसफर लिस्ट भी आ चुकी होती। हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। हमारा एमडी जो नरेश ठकराल जी सर आए थे, आज तक के इतिहास के सबसे बेस्ट एमडी आए थे, और उन्होंने सारी भर्ती भी कंप्लीट की, सारे काम टाइम टू टाइम हुए, लेकिन उनके जाने के बाद हर काम के अंदर इसी तरह से ही बिल्कुल बचकाना हरकत वाले जो अधिकारी लेवल की जो डिसीजन हुए वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहे। इसलिए हमें एमडी साहब के खिलाफ अब अंत में अभियान चलाना पड़ेगा। या तो एमडी साहब आप सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले दीपावली के जस्ट बाद में हम एक बड़ा अटैक करने जा रहे हैं, तो उस अटैक में आपको भी आने वाले वक्त में बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, इतना मैं कह रहा हूं। और मंत्री जी तो बिल्कुल ही संज्ञान ही नहीं लेते, मंत्री जी तो कोई मतलब ही नहीं रहता। मंत्री जी तो प्रभारी बन गए गुजरात के, तो मंत्री जी तो अब क्या कहने, मंत्री जी तो वहीं अप डाउन चल रहा है। तो मंत्री जी हटाओ, चिकित्सा विभाग बचाओ, ये भी एक अभियान हम लोगों को चलाना है, मंत्री जी को हटवाना है साथियों। और हटवाने के लिए हमने लेटर भी ऊपर तक भेजे हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस में भी ऊपर तक भेजे हैं, तो बहुत जल्द उनके खिलाफ बड़े स्तर पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। पोस्ट बेसिक वाले साथी, उनको एक खुशखबरी मैं आज देना चाहता हूं कि साथियों आपके लिए विभाग ने जो उनसे मांगी थी आरयूएचएस से 7-8 को, हालांकि एसी की मीटिंग है आरयूएचएस में, रजिस्ट्रार साहब आए थे और वहां भी बात हुई थी हमारी, तो एसी की मीटिंग है। उस एसी की मीटिंग यानी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है, वहां पे जो आरयूएचएस की एकेडमिक काउंसिल है उसकी मीटिंग है। उसके आधार पे उसी में डिसीजन करके उसी दिन शाम को मिनट्स या वो जारी कर दिए जाएंगे। उसके जो भी है वो जो ऑर्डर है उसमें 21 बैच को भी पोस्ट बेसिक वाले को जोड़ के 19, 20 और 21 तीनों बैचों के जितने भी पोस्ट बीएससी वाले जो पास आउट अभ्यर्थी उनको जोड़ दिया जाएगा, और तुरंत प्रभाव से जो ज्वाइनिंग उनको थोड़ा ज्वाइनिंग की फाइल चला दी जाएगी, और जल्दी महीने भर के अंदर पोस्टिंग मिलने की संभावना है उन लोगों को। समय तो लगता है इसमें, क्योंकि 59 लोगों की अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो वो भी हो जाएगी अभी जल्दी साथियों। ये सारे सिस्टम हो गए। फिर स्पोर्ट्स की सूची के लिए मैं बता दूं साथियों, स्पोर्ट्स के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। CHO, T20 और स्पोर्ट्स, ये 3 मुख्य काम रहेंगे दिल्ली के लिए। और मेडिकल कॉलेज में स्टाफ के लिए भी हम मनसुख मांडविया जी और भारती मैडम जो है दिल्ली, और बंदा गुरनानी मैडम, इन सभी से मिलने में जा रहा हूं वापस दिल्ली। तो साथियों दिल्ली, इसके बाद हम लोग अगर हमारा कोई समाधान नहीं निकलता है तो हम लोग दिल्ली कूच करेंगे, और ज्यादा समय आप नहीं लेंगे दिल्ली कूच के लिए भी साथियों। आप लोगों को पता है 12 तारीख को अहम बैठक हुई थी हमारी 4:30 बजे शाम को
उस अहम बैठक में हमारे जो पर्सनल जो निर्णय थे कई वो हुए थे मेडिकल विभाग के, उसी के आधार पे रेडियोग्राफर की पदस्थापन सूची और जो रिक्त पदों की जो सारी थी, जो रिक्त पदों की सूचना वगैरह सारी मांगी गई थी, वो सारी चीजें आप तक पहुंच भी गई थी। फिर 12 को ही, फिर 22 को अब हो ही गई और अब वापस 25 और 26 यानी आज और कल 2 दिन हमारी मीटिंग्स हैं लगातार मेडिकल विभाग की। हमारे मेडिकल विभाग के अलावा राजस्थान में किसी भी भर्ती का आगे मूवमेंट तक नहीं हो रहा, जिसमें अपन लोग इंटरफेयर करते हैं कभी तो भले ही वो आगे बढ़ जाती हो, बाकी हर एक भर्ती संदेह के घेरे में जा रही है और सबसे बड़ी फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ रही है। तो साथियों, फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ रही है तो फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून बनाने के लिए भी शुरुआत अपन लोगों ने ही की थी कानून की, और हमें उसी टाइम आश्वासन मिल गया था चौथे दिन ही कि बहुत जल्द हम फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून बनाएंगे सरकार के। तो उस वक्त हम लोगों ने पेंडिंग कर दिया था, क्रांति मार्च शुरू कर रखा था, आपको ध्यान है। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने भी और भी श्रेय लेने के हिसाब से एक छोटा मोटा धरना भी किया। पहले उसमें सीबीआई जांच का चल रहा था कि सीबीआई जांच हो, लोग कह रहे थे रीट रद्द हो, कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों को पता है जो चीज है मैं बोलता हूं वो करता हूं। मैंने तो सिर्फ फर्जीवाड़े का मामला उठाया और वो फर्जीवाड़े के मामले में कानून भी बनाने की घोषणा हुई, लेकिन घोषणा नहीं चाहिए, हमें ऑर्डिनेंस चाहिए साथियों, हमें ऑर्डिनेंस चाहिए, ऑर्डिनेंस चाहिए और वो विधानसभा का सत्र बुलाए सरकार और जल्द से जल्द उसमें कोई न कोई संशोधन करे। इसके लिए हमारा क्रांति मार्च अभी भी जारी रहेगा और फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून के बनाने के लिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी साथ दें। जब भी आप मूवमेंट हो, आप लोग हर एक साथी, क्योंकि मेडिकल की भर्तियां भी फर्जीवाड़े के उस कानून के अंदर आती रहेंगी, फर्जीवाड़े के खिलाफ जो कानून बनेगा उसके अधीन आएंगी और उसका फायदा हम सभी को भी मिलेगा। इसलिए हम सभी को भी इसमें एक्टिव होके इस कानून को मजबूती से बनवाना है और उसमें कुछ और संशोधन करवाने, कई चीजें जुड़वानी है साथियों उसके अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कतें तो ये आती है, जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी ये बड़े बड़े जो आरपीएससी है, तो इनकी नियुक्तियां जो है इनके चेयरमैन की, वो सारी की सारी राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं और सरकार अपने किसी व्यक्ति को इनका चेयरमैन बनाती है जो रिटायर हो गया और उनका जो सरकार के लिए काम किया हो, या कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ हो या बीजेपी सरकार है तो बीजेपी के लिए काम किया हो, तो ऐसे लोगों को चेयरमैन बनाया जाता है जो इनके खास होते हैं। तो आज मंत्री जी का अगर कोई बंदा खास है तो मंत्री जी के लिए तो वो काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फर्जीवाड़े होने की संभावनाएं भी इसमें रहती है। हालांकि मैं ये किसी पे ये नहीं कर रहा कटाक्ष कि भाई किसी भी चेयरमैन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये है कि भाई ऐसा नियम बनना चाहिए कि जो रियल में अभी जो कार्यरत है और जो ईमानदार ऑफिसर है, सबसे ईमानदार ऑफिसर है, उसको इनके चेयरमैन के पद पे बिठाया जाना चाहिए, ना कि रिटायर्ड और जो सरकार का नुमाइंदा हो ना उसको। राजनीतिक नियुक्ति कतई नहीं होनी चाहिए। ये मामला अभी तक किसी ने नहीं उठाया, एकमात्र मैंने अभी आज पहली बार वीडियो में बोला होगा और किसी को इस बात का पता भी नहीं है साथियों। तो जो जैसे जारोली जी है, जैसे हरिप्रसाद जी शर्मा जी सर हैं, जैसे भूपेंद्र यादव जी है तो आरपीएससी के चेयरमैन, तो इस तरह से सभी जो चेयरमैन है वो सारे इस तरह से अलग अलग बने हुए हैं जो राजनीतिक नियुक्तियों से बने हुए हैं। तो साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का जो पर्सनल व्यक्ति है वो नहीं होना चाहिए, जो सरकार में कार्यरत है अभी और सबसे ईमानदार ऑफिसर है उन्हीं को ही उसका पदभार दिया जाना चाहिए। तो साथियों, उसके लिए भी हम पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं और जो फर्जी डिग्रियां वो सारी चीजें हैं वो तो उसमें जुड़ के आ ही रही है, पहले ही जुड़वा दी हमने। आज से 20 दिन पहले ही जब कानून से अभी बना तो अभी है 5-10 दिन पहले, लेकिन 20 से 25 दिन पहले हमने फर्जी डिग्रियां और फर्जी सिस्टम, डमी कैंडिडेट, ये सारे सिस्टम उसमें जुड़े हुए हैं। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अगर आपको भ्रमित करता है तो आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। साथियों, आज सुबह भी सीएमओ में वार्ता हुई हमारी और आज हम सीएस निरंजन आर्य जी से भी मिले। मेरे साथ फार्मासिस्ट के मदन भाई भी साथ थे और अपने जो प्रयोगशाला सहायक के अजय भाई और संजय भाई और जोशी जी, तीनों साथ थे। तो साथियों, मजबूती से हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं और हमारे साथी लोग लगातार साथ बने रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो प्रयोगशाला सहायक वाले साथी है उनको कहना चाहता हूं स्पेशली कि सबसे बड़ी राजनीति आप लोगों के साथ हो रही है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये लगता है किसी को, किसी भी व्यक्ति को, कि भर्तियों में कोई व्यक्ति लगातार इस तरह से दबाव बना के और उल्टे सीधे तरीके से कुछ कर सकता है, तो ये मुझे नहीं लगता। मैं ये मानता हूं कि अधिकारी हैं वो
हमेशा ध्यान रखना, अधिकारी तरीके से बात करते हैं, तरीके से रहते हैं, उन लोगों से तरीके से सारा काम हो सकता है। लेकिन अगर कल को जैसे पहले बीच में 2-2.5 साल पेंडेंसी हुई, मैं कह रहा हूं आगे चल के कोई मामला नहीं अटके। आप लोगों का अभी निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से कि जो प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है उसे चलने दीजिए। जबरदस्ती किसी को परेशान करेंगे, हम किसी पे दबाव बनाएंगे या किसी भी तरह से बार बार उसके पास जाएंगे कोई चीज के लिए, तो वो खुद चिढ़ के और लास्ट में यही कह देता है कि भाई अब तुम करा लो, जाओ। यही रहता है सबका। तो साथियों, पहले ही अधिकारी बहुत चिड़े हुए हैं। फार्मासिस्ट और जो इस प्रयोगशाला सहायक और रेडियोग्राफर स्पेशली 3 इन भर्तियों के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी, मैं ये नहीं कहता उसमें अच्छे भी लोग हैं, सारे लोग हैं, कुछ एक अभ्यर्थी की वजह से इन 3 भर्तियों पे बार बार साया आ जाता है किसी न किसी चीज का। तो साथियों, आप राजनीति का शिकार ना हो, प्रॉपर तरीके से हर भर्ती पूरी हो जाए, लेकिन इंटरफेयर नहीं हो अगर राजनीतिक व्यक्तियों का। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, प्रयोगशाला सहायक वाले साथी हैं, उनको जो बातें अब बताई जा रही है वो शायद मैंने 20-25 दिन पहले ही बता दी थी। प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों के लिए कैबिनेट में जो रखने के लिए प्रारूप तैयार होता है, वो प्रारूप भी 20 दिन पहले मैंने इससे पिछले और उससे पिछले वीडियो में बताया था। आप सभी को ध्यान होगा कि भी प्रारूप भेज दिया गया। फाइनेंस का भी मैंने बताया था, फिर लॉ का भी मैंने बताया था, फिर वापस डीओपी में भी चला गया था। आप लोगों का सारे काम हो गए थे जो कैबिनेट में रखना था, और जो नोटिफिकेशन का प्रारूप होता है वो भी तैयार हो चुका है। यानी कि कैबिनेट का प्रारूप तभी तैयार होता है सारा जब 20 दिन पहले तैयार हो चुका था सारा काम। आपका कैबिनेट में काम होना है, इसीलिए वो प्रारूप भेजा गया था, ना कि किसी और कारण से। दूसरा, किसी को यह भी नहीं पता था कि ब्रिज कोर्स ब्रिज कोर्स भी इसमें जुड़ सकता है, या मैंने ही सबसे पहले बताया था कि ब्रिज कोर्स का हमने समाधान निकाला था और आप लोगों का समाधान हो। साथियों, इसके अंदर विज्ञप्ति वगैरह भी जारी होगी दोबारा से, सारा सिस्टम में चयन सूची भी जारी होगी, सारा सिस्टमेटिक ढंग से काम होगा। अधिसूचना जारी होगी, मैंने आपको पहले ही बताई थी। अधिसूचना आएगी और सारे काम होंगे, तरीके से होंगे, चयन सूची जारी होगी। साथियों, एक एक चीज हमारे अंगुलियों पे है, जो मैंने बताई वो उसी को कोई लोग लिख के डाल देंगे और यूं कहेंगे हमने ये कर दिया वो कर दिया। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों से कि साथियों, हम एक बार में आपकी जिस दिन कहोगे, मैंने कहा था दिवाली से 5-7 दिन नीचे या 5-7-10 दिन ऊपर आप लोगों का काम कैसे भी करके हम करवाएंगे। कैबिनेट की जो बैठक होनी है अभी, उसमें हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार का मामला रखा जाए, तो ये कैबिनेट की बैठक के बाद अगली कैबिनेट में भी हो सकता है और इस कैबिनेट में भी हम रखवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक मामला है। साथ में फार्मासिस्ट भर्ती को भी उस कैबिनेट के अंदर रखवाने के लिए हमने दोनों भर्तियों को रखवाने के लिए कहा है, क्योंकि कैबिनेट में इसलिए फार्मासिस्ट भर्ती को मैं रखवाना चाहता हूं क्योंकि कैबिनेट फार्मासिस्ट भर्ती में अभी कोई भी संशोधन की जरूरत नहीं है। आज कुछ एक साथी ने, बड़े जो नेता लोग हैं, उन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करके कि भी फार्मासिस्ट भर्ती ये करा देंगे वो करा देंगे, तो 1735 के करीब जो भी भर्तियां पहले 1700 से ऊपर की विज्ञप्ति जारी हुई थी, 1734 भर्तियों की। तो साथियों, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पहले विज्ञप्ति जो जारी हुई थी उसमें 2300 के करीब कुछ पद हैं, वो भी जुड़वाने के लिए, और इन सभी भर्तियों को बोनस अंक प्लस लिखित परीक्षा के साथ कराने के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है। और सीधी अभी हम चाहते हैं कि इसको कैबिनेट में रख दिया जाए फार्मासिस्ट भर्ती को, ताकि लिखित परीक्षा से ही इसकी विज्ञप्ति जारी हो, क्योंकि इसमें जो संशोधन हुआ है कैबिनेट में, वो आपको सभी को पता है कि बोनस अंक देने के लिए कोऑपरेटिव वाले साथियों के लिए हुआ है। बोनस अंक की हम नहीं कहते, क्योंकि बोनस अंक लेकिन कुछ ऐसे साथी लोग भी ले लेते हैं जिन लोगों ने आज तक पीपीपी मोड पे भी काम कर लिया हो या कहीं भी कर लिया हो। तो साथियों, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें मेरिट आपको भी पता है, मेरिट कोई डी फार्मा से, कोई बी फार्मा से किस आधार पे मेरिट बनेगी? कोई 12वीं सीबीएसई बोर्ड से, कोई गवर्नमेंट कॉलेज से, कोई गवर्नमेंट स्कूल से, कोई अजमेर बोर्ड से, कोई झारखंड बोर्ड से, कोई यूपी बोर्ड से, कोई एनआईओएस से। तो किस तरह से आप मेरिट बनाना चाहते हैं? तो मतलब ये मैंने सारे सुझाव सरकार को दिए और मजबूती से हमारी पैरवी हो रही है। हम चाहते हैं कि पूरी भर्तियां लिखित परीक्षा से हो प्लस बोनस अंक से हो, नहीं तो ये पूरा एक ढर्रा चल जाएगा पूरे मेडिकल विभाग में कि हर भर्ती इसी तरह से, पहले लोग 7-7 हजार में शोषण करवाएंगे, 6-7 हजार में शोषण करवाएंगे, उसके बाद वो परमानेंट होने के लिए आंदोलन करेंगे। तो इस तरह से करते करते 10-10 साल लोगों को परमानेंट होने में लग जाएंगी और भर्तियां, जो स्थायी भर्तियां आनी बंद हो जाएंगी। साथियों, मैं इसलिए इस डर्रे को खत्म करना चाहता हूं। मैं ही लिखित परीक्षा से शुरू में फार्मासिस्ट भर्ती को करवा के लाया था और आगे भी हम ही लिखित परीक्षा से करवाएंगे। बीच में मुझसे गलती हुई थी कि फार्मासिस्ट भर्ती को मैंने सोचा था विज्ञप्ति जारी होगी, बहुत जल्द काम हो जाएगा इन लोगों का, लेकिन अचानक से विज्ञप्ति रद्द हुई कोऑपरेटिव वालों के लिए, भाई बोनस अंक व्यवस्था के लिए, और जो भी जिस तरीके से वो विज्ञप्ति बढ़ाई गई, बार बार रद्द हुई,
हुई, फिर रद्द हुई, फिर वापिस, इस तरह से चलती रही। और मैंने बीच में ढिलाई छोड़ी थोड़े दिन कोविड की वजह से भी, और फिर अचानक से किसी और ने पकड़ने के इसको प्रयास किया, और जैसे ही किसी और ने इसको पकड़ा, इसमें पूरी तरह से पूरी ऐसी तैसी हो गई भर्ती की। तो साथियों, बेड़ा गर्क हो गया इस भर्ती का। लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई समझौता करने के लिए कि भाई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। साथियों, क्यों निकाल लिया जाए बीच का रास्ता? बीच का रास्ता तो पहले ही निकल चुका है। बीच का रास्ता ये होता है कि बोनस अंक जब दे दिए गए हैं, और बोनस अंक दे दिए तो हमारे जितने भी संविदाकर्मी भाई हैं उनको भी लाभ मिल गया। लिखित परीक्षा से भर्ती हो रही है तो वो फ्रेशर साथियों को भी लाभ मिल गया। तो बीच का रास्ता तो पहले ही इसमें निकाल लिया गया है। 1500 जो भी 1700 भर्तियां हैं, 1750 भर्तियां हैं, उन भर्तियों के अंदर ये जो आगे की 2300 कुछ भर्तियां हैं, इनको जोड़ के 4105 भर्तियां पूरी की पूरी जोड़ के एकदम 4105 करीब भर्तियां हैं, वो पूरी की पूरी एक साथ करके, और इस पे पूरे पे लिखित परीक्षा से मेरिट बेस पे ना कराकर लिखित परीक्षा से और बोनस अंक के साथ भर्ती निकाल दी जाए। हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर मेरिट आधार पे कर दिया गया कि आधी भर्ती मेरिट पे दे देंगे और आधी लिखित पे कर देंगे, तो ये भर्ती कभी संभव ही नहीं है। ऐसा कभी संभव ही नहीं है। 1700 अगर मेरिट से हो गई 1750, तो ये मान लेना कि उसी के अंदर ये 2300 के करीब कुछ पद बाद में आगे चल के जोड़ दिए जाएंगे, और फिर वो सारी भर्तियां मेरिट से होंगी। इस तरह से कभी पॉसिबल नहीं है। ये हो कि भी पहले मेरिट पे कराई गई तो भी 2300 उसमें बाद में जोड़े ही जाएंगे। ये साथियों सब गुमराह करने की बातें। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, सीएम साहब से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप फर्जीवाड़े को वापस बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती को मैं फर्जीवाड़े से बहुत मुश्किल से बचा के लाया हूं, वही हालात इसके होंगे। जबकि लिखित परीक्षा से क्यों ना हो ये भर्ती, जब आरपीएससी यानी सेकंड ग्रेड की भर्ती आप इस तरह से करवाना चाहते हो, ये कोई लेवल नहीं हुआ भर्ती का। सेकंड ग्रेड की भर्तियां ज्यादातर लिखित परीक्षा से, राजस्थान में बता दो कौन सी भर्ती नहीं है, मेरिट आधार पे है कौन सी भर्ती, ऐसे कैसे करा देंगे आप लोग? दूसरी चीज, जो भर्तियां हैं वो सारी की सारी, चाहे नर्सिंग भर्ती है उसके लिए भी कह रहा हूं मैं, तो सारी की सारी लिखित परीक्षा से हो। 2018 में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था लिखित परीक्षा के लिए। 2014 से मैं आंदोलन कर रहा हूं लिखित परीक्षा के लिए, और अब एक भी भर्ती मेरिट आधार पर नहीं होने दूंगा मैं, चाहे कोई भी मेरा दुश्मन बन जाए, चाहे मेरे साथ कुछ भी करने का प्रयास हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी कान खोल के सुन लीजिए, एक भी भर्ती अब राजस्थान के अंदर मेरिट आधार पर नहीं होगी, क्योंकि फर्जी डिग्रियों का खेल बहुत हो लिया, फर्जीवाड़े का खेल बहुत हो लिया। अब मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा मेरे मेडिकल विभाग में, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी बड़ा तांडव मचाना पड़े। और मेरे तांडव की वजह से ही आज ये देन है। मैं रोज रोज धरने नहीं करता हूं, ये टटपुंजी या गिरी नहीं करता हूं मैं जिस दिन करूंगा मेरा बहुत ही खतरनाक हुंकार होती है और तांडव होता है, आप सभी को पता है। स्वास्थ्य भवन पे भी जब भी हुआ, सीएचसी वाले के जस्ट सामने है स्वास्थ्य भवन, जहां 144 धारा लागू होती है, वहां कोई नहीं 20, 30, 50 लोगों में कर लिया होगा किसी ने, लेकिन मेरे तो वहां लाठीचार्ज हुए हैं और खूब पत्थर भी गए, बच्चों के पुलिस वालों के बराबर टक्कर चली है हमारी, और कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के सबसे बड़ा लाठीचार्ज भी मेरे नाम है। तो सरकार कान खोल के सुन ले, इसीलिए मेरे काम होते हैं, क्योंकि हमारा भी दबाव मजबूत, हमारे तो शक्ली दबाव है, ये मान लीजिए आप। सरकार से मैं कहना चाहता हूं, सरकार से स्पष्ट शब्दों में मेरी चेतावनी है कि एक एक भर्ती अगर लिखित परीक्षा से नहीं हुई तो याद रख लेना, इस राजस्थान को वो दिन देखने पड़ जाएंगे कि कोई सोच नहीं सकता। ये मेरी खुली चेतावनी नहीं, धमकी है सरकार को और सभी को। साथियों, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं हर हाल में मैं इस भर्ती को लिखित परीक्षा से कराऊंगा, और नर्सिंग की भी आगे हर भर्ती लिखित परीक्षा से होगी। बहुत मुश्किल से करवा के लाया हूं, मेरा दिल जानता है मैं कैसे करवा के लाया हूं लिखित परीक्षा से, और मैं किसी हाल में भी मेरिट पे नहीं होने दूंगा आप किसी भी भर्ती को। ध्यान में रख लेना आप, जिसमें योग्यता होगी, जिसमें दम होगा, वो अपनी ले लेगा, हासिल कर लेगा भर्ती को, और नहीं तो फिर बैठा रहेगा। साथियों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि साथ बनाए रखें, अन्यथा इसी तरह से ये दोगली बातें करने वाले लोगों का साथ देना बंद कर दो। फार्मासिस्ट भर्ती में कह रहे हैं बीच का रास्ता निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं है। भरत बेनीवाल का सपोर्ट करो, आपको मैं गारंटी देता हूं लिखित परीक्षा से भर्ती होगी। और इस भर्ती के लिए स्पेशल अब मैं पंगा मैं करूंगा, मैं बताता हूं कौन कराता है। देखें, दूसरी मेरिट पे भर्ती या किसी और आधार पे भर्ती, मैं कभी मेरे संविदाकर्मी भाइयों के खिलाफ नहीं था। बोनस अंक मिले थे, वो मेरी वजह से मिले थे, उस वक्त पहले भी सुप्रीम कोर्ट से केस जीते थे, उसको लागू मैंने करवाया था। लेकिन साथ में लिखित परीक्षा से भर्ती हो, इसके लिए भी मैं अडिग रहा था, दोनों तरफ से मिक्स करके पहले भी भर्ती हुई थी। तो साथियों, निवेदन है आप लोगों से, साथ बनाए रखें, फर्जियों को भी बाहर करवाया हमने, आप सभी को पता है, रेडियोग्राफ बहुत मुश्किल से करवाया। अब साथियों
अब मैं बता दूं आपको, जो कैबिनेट वाला मैंने बता ही दिया, प्रयोगशाला सहायक और ये फार्मासिस्ट साथियों का अभी नेक्स्ट कैबिनेट में प्रयास कर रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक तो पक्की रखी जाएगी, लेकिन कोशिश है कि फार्मासिस्ट भर्ती की भी जल्द विज्ञप्ति जारी हो, कैबिनेट में रखवाए। कैबिनेट में तो उसको भी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों का वो एक छोटा सा संशोधन तो हुआ ही है, तो कैबिनेट में तो जाया ही जाएगा। और कैबिनेट किसी के यूं नहीं है कि ऐसे ही हो गया सारा सिस्टम, इजीली कैबिनेट में जाता ही जाता है। कोई के किसी के कैबिनेट के रखवाने से रखी नहीं जाती है, कैबिनेट अपने आप ही सरकार रखती है और उसके अंदर रखे जाते हैं मैटर। ये कह रहा हूं ना कोई आपको कि मैं कैबिनेट बैठक रखवा दूंगा, कोई सीएम नहीं है वो दुनिया जो है ना रखवा देगा कैबिनेट के लिए। अब साथियों आ जाओ, मैं आपको नई भर्तियों के बारे में बता देता हूं। साथियों नई भर्तियां हैं, आज आपने न्यूज़पेपर में पूरी पढ़ ली होंगी, वो हमारी वार्ता का निष्कर्ष था एक तरीके से। उस वक्त मीडिया वाले भी वहीं मौजूद थे, तो उन लोगों ने वो खबर जो चलाई है, जो भी है वो वहां पे हमारी वार्ता जो हुई, उस वार्ता का निष्कर्ष चलाया उन लोगों ने, वहीं पे मौजूद थे वो लोग। तो साथियों मैं बता दूं आपको, ओटी टेक्नीशियन, जो नेत्र सहायक, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, इन तीनों जो पैरामेडिकल के जो कोर्सेज थे, इनके कैडर बनाने में हम लगातार, 2 का तो कैडर बनाने में और 1 की भर्ती निकलवाने में, नेत्र सहायक की भर्ती निकलवाने में हम लगातार संघर्ष कर रहे थे। उसमें हमें एक बड़ी सफलता मिली है कि कुछ रिक्त पदों की एक्स्ट्रा सूची आई है, तो जल्दी इसमें पद सृजित किए जाएंगे अभी, और कुछ पद जुड़ेंगे। लेकिन ओटी टेक्नीशियन के 125 पद तो सृजित हो चुके हैं और उन पे भर्ती भी आनी बाकी है। 20-25 दिन के अंदर अंदर हम लोग उस पर विज्ञप्ति निकलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 100% निकलवा लेंगे। दूसरा साथियों, जो बीबीटी का है, तो बीबीटी के अंदर अभी भी कम से कम 1.5 महीना लगेगा साथियों पूरे काम होने में। बीबीटी के अंदर 1 महीना 10-20 दिन लगेंगे, क्योंकि एक छोटा सा संशोधन होने में 6 महीने लग जाते हैं। सब फाइनेंस से विभाग से लॉ, फाइनेंस, डीओपी सभी जगह 50 बार चक्कर लगाती है, और काफी छोटी छोटी भी कोमा की मिस्टेक रह जाती है, तो भी फाइल को वापिस आना पड़ जाता है। तो साथियों लगातार संघर्ष हमारा आप लोगों के लिए जारी है। वैभव गलेरिया जी हो, चाहे निरंजन आर्य जी हो, निरंजन आर्य जी ने बहुत मदद की हमारी हर चीज में, उसको उनको धन्यवाद देते हैं। और निरंजन आर्य जी की बदौलत ये जो पदस्थापन आदेश जारी हुए हैं आप लोगों के, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिसको भी धन्यवाद देना है तो मेरे को मत दीजिए, जो रेडियोग्राफर वाले भी है, जो लैब टेक्नीशियन वाले साथी भी, एसीजी वाले भी हैं, वो जाके एक बार निरंजन आर्य जी को धन्यवाद जरूर दें। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत कुछ किया आप लोगों के लिए इस भर्ती में। दूसरा साथियों, प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों को कहना चाहता हूं निरंजन आर्य जी से आप लोग जरूर धन्यवाद दें। कुछ भी नहीं होता है और किसी स्तर पे। दूसरा, सिद्धार्थ महाजन जी को आप बहुत धन्यवाद दें। तीसरा, विभाग के अतिरिक्त निदेशक साहब और जो मुकुल जी वगैरह, इनको भी धन्यवाद दें सभी, क्योंकि सभी लोगों ने इन्होंने मिलकर इन भर्तियों को पूरा करवाया है। किसी का कोई रोल नहीं है ना, मैं तो ये नहीं कहता कि मुझे भी श्रेय नहीं चाहिए, ये सभी अधिकारी हैं जो इनको वजह से हो रहा है। नहीं तो मंत्री या राजनीतिक लोग तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करने का काम करते हैं हर चीज के अंदर। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो रियल में आप लोगों के लिए कुछ करता है ना, उन लोगों के लिए जिस दिन आप लोग समझना शुरू कर दोगे कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है, उस दिन आप लोगों का अपने आप ही भला हो जाएगा। किसी भी भर्ती में अगर कोई करवाने वाला होता, कोई बहुत बड़ा दम होता, तो हर भर्ती 3-3 साल 5-5 साल क्यों अटकी पड़ी है? आप लोग सोचिए ना खुद के खुद। एक व्यक्ति प्रयोगशाला सहायक भर्ती और फार्मासिस्ट भर्ती दोनों को लेके सीएमओ में जाए और ये कहे कि ये तो मेरिट से, ये लिखित परीक्षा से, ऐसा कैसे संभव है? आप लोग खुद सोचिए। 51 भर्तियां कोई व्यक्ति लेके आएगा और आप ये चाहो कि उसमें से 2-5 भर्तियां सही हो जाए, 2-5 भर्तियां करवा ले, तो ये तो संभव नहीं है। 51 भर्तियां जो मेरे सामने भी कोई लाके रखेगा तो मैं भी ये कहूंगा कि ले जाओ, ये तो राजनीति है। लोग ऐसे लोगों की जो ज्ञापन देते हैं ना, उनके ज्ञापनों पे समोसे रख के खाते हैं, ध्यान रख लेना। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखें। नई भर्तियों के लिए मैं आपको बता दूं, 834 पद एमओ के जो है उस मीटिंग में जो डिसाइड हुए थे, जो मैंने जो डाटा उपलब्ध कराया था उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं, उसमें भी एमओ के भी मैं 2,500 के करीब पद लेके आऊंगा, ये मैं पक्की कह रहा हूं। 834 तो अभी है, एक फाइल और चलवा रहे हैं। नई मेडिकल कॉलेजेस बनी है, उनके अंदर भी पद लेके आ रहे हैं। जो नए 15 मेडिकल कॉलेजेस का जो हम दिल्ली जाके सारा सिस्टम भी उनको दे के आए थे, उसी की बदौलत है कि अभी जो ये नई भर्तियां आनी है, उसके अंदर नर्सिंग की भर्तियां जो थी, नई भर्तियां, उनके बारे में कम लिखा हुआ था। तो साथियों, वो नर्सिंग की जो भर्तियां हैं, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, उसमें नर्सिंग की एएनएम
और सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स यानी नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्तियां हैं, नर्सिंग ऑफिसर प्लस एएनएम दोनों भर्तियां अभी उसमें नहीं दिखाई गई थी, वो गलती से नहीं दिखा पाए थे। और मेरा यह है कि जो 4900 के करीब की एक फाइल हो रहा है, वो 1255 की जो फाइल है वो भी 1255 नहीं थी, पहले 1850 की फाइल थी, मैंने आपको बताई थी 1800 के करीब की फाइल थी, उसमें पदों की संख्या कम करके 1255 कर दिया इन्होंने, उसमें बजट पूरा नहीं दिखाया गया है। दूसरा साथियों, फाइनेंस से सिर्फ 1255 को स्वीकृति मिली है, लेकिन जो 4900 पद है, मैंने 1800 और 4900 के दो पद बताए, दो फाइलें बताई थी। 4900 की फाइल हम बहुत जल्द क्लियर करवा के लाए हैं, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की भी है और सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो इसी तरह से संविदा पे भर्तियां आती रहेंगी 7-7 हजार में, और तुम्हारा शोषण होता रहेगा। सैलरी का जो मुद्दा है वो भी अपन बहुत मजबूती से अब उठाएंगे साथियों, सारे मुद्दे उठा रहे हैं। लगातार मेरे आंदोलन चल रहे थे 1-1.5 महीने से, जब मेरे अधिकारियों ने 3 महीने से जो अधिकारी हैं मेरे कहने से काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत कम कर रहा हूं। जिसमें एनएचएम में कोई भी मामला अटकता है मैं अटैक कर देता हूं, या स्वास्थ्य विभाग में हुआ तो जिस दिन अपन बैठे उसी दिन अपना काम हो गया। इसी तरह से अपना काम, अपनी 1-2 भर्तियां रहती है, 3 भर्तियां रहती है लास्ट, तो उनका एक ही दिन में मैं समाधान कर लेता हूं। मैं जिस दिन बैठता हूं 2 या 3 भर्तियों को, एक भर्ती को लेकर बैठता हूं और तुरंत करवा के उनका समाधान ले आता हूं। तो नई भर्तियां, आने वाली भर्तियां, उनके बारे में मैं बता दूं। एक 30 फिजियोथेरेपिस्ट की एक सूची आज से 10 से 15 दिन में जारी होगी, जो 2018 में भर्ती कराई गई थी साथियों। अभी पहले जो भर्ती हुई है फिजियोथेरेपिस्ट की, उसकी मैं सूचना देना भूल गया था आपको। वो साथियों ने भी मेरे को फोन किया था, 30 फिजियोथेरेपिस्ट वाले साथी हैं, उनके पदस्थापन की जल्द ही फाइल तैयार हो चुकी है और 10-15 दिन में उनको पदस्थापन मिल जाएगा, नियुक्ति मिल जाएगी साथियों। इसके बाद जो नई भर्तियों के अंदर एमओ की मैंने बता दिया आपको, नर्सिंग की नई भर्तियों के बारे में बता दिया, और साथियों सीएचओ की मैं पहले बता ही चुका हूं, उसमें नियम संशोधन करने हमें दिल्ली तक मार्च करना पड़ेगा। आपसे निवेदन है सभी साथियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं साथियों। अगर नीचे का आप कट करके दूसरी जगह भी डाल सकते तो ये वीडियो जरूर डालेंगे, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें साथियों। इसके बाद कैडर का मैंने बता दिया आप लोगों को, जो पद जो बताए गए हैं इन तीनों के कैडर्स के, जैसे बीबीटी, नेत्र सहायक और ओटी, तीनों के जो पद बताए गए हैं उनमें पद कुछ आधे तो सृजित हो चुके हैं, लेकिन अभी जो अखबार में आए थे उसके अकॉर्डिंगली 200-300 के करीब पद है सभी में, आपको पता है 300-350 तक पद हैं, लेकिन वो 50-50 ही सर्जित हुए हैं, अभी पूरे पद सर्जित नहीं हुए हैं। जो हमारी वार्ता में जो बात हुई थी कि 300 के करीब इसके हो जाएंगे, 200 के करीब, उसी के अकॉर्डिंगली अखबार वालों ने न्यूज लगा रखे हो। तो साथियों बहुत जल्द इनमें पदों की संख्या बढ़ा के और जल्द से जल्द हम आपके लिए भर्ती लेके आएंगे। इसके अतिरिक्त जो साथियों डेंटल चिकित्सक की जो भर्ती थी उसमें 480 के करीब पद थे, जो पहले से पेंडिंग चल रही थी फाइल काफी समय से। पहले भी हमने इस मामले में एक बार मुद्दा उठाया था, लेकिन दंत चिकित्सकों की भर्तियां बहुत कम आती है राजस्थान में, बिल्कुल ही नहीं आती है, क्योंकि आप लोगों में यूनिटी नहीं है साथियों, आप लोगों में जुड़ाव नहीं है। आप लोग पास आउट होते ही ज्यादातर साथी लोग अपना अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, तो वो पर्सनली अपना काम करने लग जाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं डेंटल वाले साथियों से कि डेंटल की विंग हमारी सारी की सारी अब मजबूत हो चुकी है और बहुत जल्द हम लोग मजबूती से डेंटल चिकित्सकों की भर्तियां निकलवा के लाएंगे, और 480 ही नहीं हो सकता है ज्यादा भी निकलवा के लाएं, और एनएचएम में भी जल्द ही डेंटल चिकित्सकों की भर्तियां हम लोग लेकर आएंगे साथियों। आप लोगों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं साथियों। एएनएम की भर्तियां भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए आ रही हैं, जितनी भी बहनें इंतजार कर रही हैं भर्तियों का, तो उनके लिए कम से कम 4500 पदों पे कुल मिलाकर भर्तियां लाने की संभावना है हमारी। लगभग 1550 से 2000 के बीच तो अभी फाइल क्लियर हो गई थी, और बाकी आप लोगों से निवेदन है कि साथियों साथ बनाए रखेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग इन चीजों में सफलता हासिल करेंगे साथियों। इतना कह के अब जो नई भर्तियां हैं बाकी की मैं आपको बता दूंगा, सारी की सारी साथियों लगातार आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहेगी। बस आप लोग साथ बनाए रखें, एक बड़े आंदोलन की तैयारी हमारी है। कुछ लोग कह रहे हैं आंदोलन कब करोगे, वैसा कब करोगे, तो साथियों मैं बता दूं हमारा आंदोलन कब होता है ये भी पता नहीं चलता सरकार को। डायरेक्ट आज तक आप लोगों ने देखा होगा मेरा सीधा अटैक ही आता है कि आज यहां प्रदर्शन, मैं नहीं करता 15 दिन पहले कि भाई इतने 5000 बेरोजगार इकट्ठे होंगे, ये होंगे वो होंगे, होते हैं वहां पे 200-300। तो साथियों ये सिस्टम नहीं है अपना, भूचाल लाऊंगा भूचाल। और साथियों अब धरने पे 20-30 लोग बिठाने हो तो यहीं बैठे रहते मेरे पास, तो आस पड़ोस में 200-300 तो एनी टाइम कभी भी लेके बैठ जाऊंगा, मेरी इच्छा होगी तभी। साथियों सीआईडी भी जो ऊपर रिपोर्ट भेजती है वो भी, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जाता है सरकार पे, और सीआईडी जब कमजोर रिपोर्ट भेजती है तो आपका कोई काम नहीं होता। हमारी रिपोर्ट जाती है खूंखार वाली, और खूंखार वाली रिपोर्ट जब सरकार के पास जाती है तो उसी से आपके काम होते हैं साथियों। और सबको पता है कि किस लीडर का क्या कैडर है साथियों, हम तो लीडर हैं
और ऐसे लीडर हैं कि तूफान और भूचाल ही लाते हैं। पहले भी भूचाल लाए हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी बेरोजगार, इंडिया में सबसे बड़ी बेरोजगार युवा रैली थी जो मैंने ही की थी 2018 में, सबको ध्यान है। एक ही महीने में तीन बड़ी रैलियां की थी और आगे भी करूंगा। और उस वक्त कांग्रेस भी देखती थी और बीजेपी भी, और सबको मेरा कैडर पता है कि क्या कर सकता है ये, और मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये भी सरकार को पता है साथियों। सिर्फ साथ बनाए रखें। मैं आप लोगों की बदौलत ही आज सब कुछ हूं, और आप लोगों का साथ है तो ही सब कुछ हूं साथियों। हालांकि मैंने मेहनत, मुझे सपोर्ट नहीं किया लोगों ने, उसके बावजूद मैंने आप लोगों के लिए इतना किया हमेशा। और अब मैं चाहता हूं कि आप लोग सपोर्ट करें, जिससे हम लोग इस पूरे प्रोफेशन को बदल सके और इसमें नई नई भर्तियां ला सके साथियों। और बहुत जल्द अन्य भर्तियां हैं, उसमें भी हमने अब थोड़ा मेंटर शुरू किया, क्योंकि थोड़ा सा समय उनके लिए भी निकालने लग गए। अपने पर्सनल टाइम में से भी मैंने उनको समय देना शुरू कर दिया, ताकि एक बदलाव ला सके। मेरा छोटा ब्रदर है, वो भी टीचर की तैयारी कर रहा था। जो मेरी फैमिली है उसमें भी बहुत लोग हैं जो एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, कई आर्मी की भी तैयारी करते हैं, सभी लोग तैयारी करते हैं। और वो बता देते हैं तो हम लोग भी उनके लिए मांग उठा देते हैं, तो कोई बुराई नहीं होती साथियों। अब मैं आपको एक अहम सूचना दे देता हूं आरएचएस वाले साथियों को। आरएचएस के साथियों का लगभग 20 दिन बाद रिवोल्यूशन का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट जारी होगा साथियों। मैं आपको बता दूं 20 दिन लगेंगे अभी कम से कम। कोई अगर आपको कहता है 2-3 दिन में आ जाएगा, तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है साथियों। सेकंड नंबर मैं बता दूं आपको, आरयूएचएस की जो काउंसलिंग होनी है, जो उसका एंट्रेंस होना है, उसके लिए मतलब 2 दिन बाद, मतलब ये मान लीजिए कि 10-12 दिन में, तो 8-10 तारीख तक तो, 10-12 तारीख तो फॉर्म आ जाएंगे, 8 से 10 तारीख तक तो। और 2 दिन में ये मान लो आप लोगों के काउंसलिंग की पूरी तैयारियां कर ली गई है, बैठक भी हो गई है, नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों तक जल्दी। तो काउंसलिंग का सिस्टम, और दिसंबर के करीब एग्जाम करवा दिया जाएगा एंट्रेंस का, जिससे आप लोगों को सभी को उसमें एंट्रेंस देने का मौका मिले। और बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, और ये सारे जितने भी एडमिशंस होते हैं, पैरामेडिकल और फार्मेसी, सभी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें, और काउंसलिंग होगी जल्दी, और जल्दी लोग एडमिशन ले पाएंगे। एडमिशन के लिए ये मैं सूचना देना चाहता था। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद। साथ बनाए रखें, भ्रामकताओं से बचें, सबसे बड़ी बात। धन्यवाद साथियों। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, बहुत ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बड़ा आंदोलन की तैयारी है साथियों।